नमस्कार। दिव्यांग जनों के लिए समान अवसर और सम्मानजनक जीवन आज भी हमारे समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है। खासतौर पर एक पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और अवसरों तक पहुंच को और कठिन बना देती हैं। ऐसे में जरूरत केवल सहायता की नहीं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की है। इसी दिशा में लंबे समय से काम कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहन जगूड़ी। दिव्यांग जनों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें एसडीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके अनुभव और दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण से जुड़े उनके प्रयासों पर बातचीत करेंगे। मोहन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दूरदर्शन का धन्यवाद करता हूं और दर्शकों को प्रणाम। जी, आपकी जो कार्य हैं उस पर बातचीत करेंगे और आप दिव्यांग जनों के लिए खास तौर पर बहुत सारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और आपको सामाजिक क्षेत्र में और ख़ास तौर पर दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ जी, मेरा नाम मोहन जगोड़ी तो है ही है और मैं ग्राम जोगत मल्ला और डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जोगत से आरंभ हुई। उसके बाद मैं अपने अध्ययन के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, वृंदावन और साधु संतों के सानिध्य में बहुत रहा जी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि मेरे मन में ये प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई है। ये प्रेरणा हमारे पिताजी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे और मैं उनके साथ गांव-गांव में भ्रमण करता था, तो उनके पास भी कई प्रकार के लोग आते थे। फिर मैं गांव में देखता था दिव्यांगजनों को देख कर के, क्योंकि उस समय आज तो बहुत व्यवस्था है, उस समय व्यवस्था नहीं थी, जैसे शिक्षा की कितना दूर जाना है जी। और उसके बाद जो है स्वास्थ्य की भी व्यवस्था नहीं थी। तो इस चीज़ को देख कर के मेरे मन में हुआ कि ये बच्चे कैसे अपने जीवन को यापन करेंगे और कैसे अपने जीवन को चलाएंगे। एक दया नहीं, एक मन में प्रेरणा हुई कि मैं इस कार्य को कैसा करूं, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था। शिक्षा आरंभ हो रही थी। उसके बाद जब मैं बाहर भी आया है तो मैंने आश्रमों में और शहर में देखा, यहाँ थोड़ा बहुत तो था लेकिन पहाड़ों में उतनी व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद मैंने शास्त्री करने के बाद बीएड किया लखनऊ विश्वविद्यालय से, और मैंने सोचा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ और शिक्षा में ही मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, वहाँ कुछ ना कुछ मेरे को, क्योंकि मेरे मन में एक प्रेरणा आ गई थी मैं दिव्यांगों की सेवा कैसे करूँगा, क्योंकि मैंने वो दृश्य ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है जी। और उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, अच्छी होती है, लेकिन उनको एक मार्गदर्शन कैसा दिया जाए ये बड़ी समस्या है जी। तो इसी प्रकार भ्रमण करते हुए मैं जब निकला तो अचानक से मैं देहरादून रोजगार के लिए ढूंढ रहा था जी। रोजगार जब हुआ तो यहाँ पे मधु मैखुरी जी हैं जो कि दिव्यांग हैं और दोनों पैरों से उनकी सर्जरी हुई है जी। उनके पिताजी से संपर्क था। तो जब वो मेरे पास आए तो आकर के मैंने देखा कि ये मधु मैखुरी जी एक ग्रामीण बैंक की अधिकारी जी। और दिव्यांग भी है और नौकरी भी कर रही है और घर भी देख रही है। तो उसके मन में जो मैंने देखा कि यहाँ ये जो है दिव्यांग बच्चों के मन में इसकी बड़ी प्रेरणा है और इसका मार्गदर्शन कैसा किया जाए, तो वो वहाँ पे एक ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई जी। उसका जीवन बड़ा कठिन था और यहाँ तक था कि व्हीलचेयर में बैठने की भी समय आ गया था। तो जब पिताजी और दोनों मेरे पास आए, उसको जो आत्मविश्वास होता है उसको जगाने के लिए नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं 5 बजे ऑफिस से आऊँगा, मैं थक जाऊँगा। मैंने कहा ऑफिस का कार्य भी करिए आप जी। और उसके बाद जो है आप मेरे पास जो है आध्यात्मिक ज्ञान की प्रेरणा लीजिए आप जी। और आपको एक प्रेरणा मिल जाएगी और आप दिव्यांग जन, मैं एक मधु को बता रहा हूँ, आप 100 मधु को चलाएंगे आगे। जी।
ये प्रेरणा मेरे मन में आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो एक स्त्री हैं जो कि जी। काम भी कर रही हैं और घर को भी देख रही हैं, और आपने एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाया, और वो एक मधु को अगर आप एक मधु एक मॉडल बन जाएगी, उदाहरण पेश करेंगे, तो बहुत सारी लड़कियों को और बहुत सारे अन्य दिव्यांगजनों को इसकी प्रेरणा मिलेगी। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि दया की ज़रूरत नहीं होती है, और कई बार हम दिव्यांगजनों के अधिकार की और अवसर की बात करते हैं कि शिक्षा के ज़रिए, स्वास्थ्य के ज़रिए, कौशल विकास के ज़रिए कि जो भी समाज में अवसर उपलब्ध है उस तक उनकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित कराएं, ताकि हम सिर्फ दया दृष्टि से ना देखें बल्कि उनके अधिकारों की भी बात करें। जी, तो इसके बाद जो है अब 2000 में हमारी संस्था का निर्माण हुआ। आपकी संस्था कौन सी? गोकुल सोसाइटी फॉर हैंडीकैप। जी। 2 साल में हुआ था, लेकिन अब इसका कार्यक्रम कैसा चलेगा, इसको आगे कैसे बढ़ाएं, तो इसमें हमारे सुझाव हुए कि क्यों ना जो है स्वास्थ्य शिविर लगा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचना किस आधार पे है, क्या रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। एक स्वास्थ्य शिविर है और उस स्वास्थ्य शिविर से हम ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। हमने ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे कुमाऊं मंडल में कौसानी, बहुत दूर है, कौसानी में लगाया जी। उसके बाद हमने जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में लगाया। तो वहाँ जब लोग कैंप में आए तो वहाँ हमने चयनित किए बच्चों को। तो मतलब आप स्वास्थ्य शिविर लगाते थे आम जनों के लिए या दिव्यांग जनों के लिए? दिव्यांग जनों के लिए भी और सामान्य के लिए भी था, पर अधिकतर हमारा जो उद्देश्य था दिव्यांग जनों के लिए था, क्योंकि हमने इसमें दिल्ली के अपोलो के, गंगाराम के, यहाँ देहरादून CMI के और आपके जो है दून नर्सिंग के वरिष्ठ डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर जी, वो सेवा देते थे, और उन सेवा को हम उन बच्चों को वो जो है निःशुल्क जी, उनको हमारी जैसे हम दवाई देते थे, निःशुल्क उनको दवाई देना। और इस दवाई देने के बाद जो है उनका अब बड़ी समस्या थी कि इन तक तो पहुंच तो गए हैं, तो वो जो है पहुंच करके फिर हमारे पास आना उनका शुरू हो जाता था। जी। तो मतलब आप स्वास्थ्य शिविर के ज़रिए उन लोगों तक पहुंचते थे, फिर जो लोग आपके साथ आ गए, क्योंकि अगर हम देखें तो स्वास्थ्य ही एक बड़ी चुनौती पहाड़ों में पहले भी थी। आप सन 2000 की बात कर रहे हैं और इस समय भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की। तो दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य को लेकर आपने किस तरह से काम किए, क्योंकि आपने बहुत सारे कृत्रिम अंग के लिए भी काम किया है, साथ ही व्हीलचेयर जैसे जो सहायक उपकरण होते हैं वो भी बहुत बांटे हैं। हाँ, तो फिर ऐसा है कि हमने फिर यहाँ पे अपना एक आर्टिफिशियल लिम्स सेंटर खोला, क्योंकि उसके आधार पे ही हम उनके कृत्रिम अंग यहाँ पे बनाते हैं। फिर उनको इधर अपने हर्रा वाले में जो हमारा बना रखा है जी, देहरादून में आपका एक सेंटर है। जी हाँ, हर्रा वाले में, और उसमें हम बुला करके उनके कृत्रिम अंग और जो भी सहायता होती है, व्हीलचेयर, बैसाखी, हम उनको प्रदान करते हैं। और ये आप देहरादून में ही देते हैं या फिर पहाड़ों में भी जाकर जो वहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी आप वितरित करते हैं? हाँ, जहाँ जब हमारा स्वास्थ्य शिविर लगता है तो वहाँ हम सब चीज़ देते हैं। फिर जी, कृत्रिम अंग भी देते हैं, बैसाखी भी देते हैं, व्हीलचेयर भी देते हैं, सभी चीज़ देते हैं जो उनकी आवश्यकता के अनुसार हो। और इन सब के लिए जो वित्तीय जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति कैसे होती है? देखो, इनके जो अब शिक्षा की पूर्ति बता रहे हैं आप, जब इन सब के लिए जो आप ये कृत्रिम अंग बना रहे हैं या व्हीलचेयर दे रहे हैं या जो स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सरकार से मदद की आवश्यकता रहती होगी। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि जब हमारे शिविर लगते हैं तो जब डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग तो है ही है साथ में, और राज्य सरकार का सहयोग है। फिर स्वास्थ्य विभाग के साथ जो है उनका जो है जैसे मतलब उनको उनके प्रमाण पत्र बनाना, वो उनको सुविधा मिल जाती है। पेंशन की व्यवस्था करना ये समाज कल्याण विभाग देता है, तो समाज कल्याण का भी सहयोग है और स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग है। जी। और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से, क्योंकि कहते हैं कि एक जो साधारण बच्चा होता है, एक साधारण लड़का लड़की, उसको भी शिक्षा के ज़रिए ही समाज में आगे बढ़ा जा सकता है। तो दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए, खासतौर पर वो बच्चे अगर हैं, तो उसके लिए किस तरह से आप लोग कार्य करते हैं? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा है कि हम उनकी फीस देते हैं। अच्छा। हाँ, जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको हम फीस देते हैं, उनकी जो पढ़ाई की फीस हम पूरी देते हैं।
साथ ही क्या आप ऐसा भी देखते हैं, क्योंकि जब पहाड़ों की बात कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो कई बार वहाँ पर शिक्षा को लेकर जागरूकता कितनी है? क्योंकि कई बार जब सामान्य बच्चे स्कूल दूर होते हैं, पैदल जाना या इस तरह की चुनौतियाँ भी वहाँ होती होंगी, तो फिर इन बच्चों के साथ उनको शिक्षा के लिए, उनके परिवार वालों को शिक्षा के लिए एक तरह से मोटिवेट करना ज़रूरी होता होगा। इसके लिए हम जागरूक अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान। इसमें उनको जो है, इसीलिए तो हम उनको व्हील चेयर बैठा के देते हैं, ताकि उसके सहारे वो स्कूल तक जा सके, जी, अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। और जो कमी होती है, जैसे किसी को फीस देनी है, किताब देनी है, वो भी हम उसी में देते हैं। तो हम इनको चयनित करते हैं, फिर इनको जो है और सहायता, मतलब वही कि एक पैसा की और गाड़ी तो चल नहीं सकती है, और सामान्य व्यक्ति के आधार पे तो चल नहीं सकता है, तो उसको एक जाने की व्यवस्था है, तो या पैसा की ही आधार ले सकता है और या व्हील चेयर ले सकता है। तो बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और वो स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, ये सुनिश्चित हो रहा है। जी, और इसके साथ ही आप कौशल विकास को लेकर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं और रोजगार को लेकर, ताकि जो उद्देश्य है कि किस तरह से आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके दिव्यांगजनों को, तो वहाँ पर आप किस तरह से, आप और आपकी संस्था किस तरह से कार्य कर रही है? इसके लिए हमने क्या किया, एक कंप्यूटर परीक्षण केंद्र खोले। जी, 3 केंद्र तो हमारे रुद्रप्रयाग में हैं और एक जो है उत्तरकाशी में है। तो इन बच्चों को हमने जो है परीक्षण केंद्र, जो कंप्यूटर है, उसके आधार पर रोजगार तैयार हो जाएगा। तो उनको हम ये शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो कंप्यूटर सीखें और अपना स्वरोजगार अपनाएं। जी, तो कितने बच्चे हैं या कितने लोग हैं जो आपके इस प्रशिक्षण केंद्र से और या कंप्यूटर की शिक्षा से जुड़े? देखो, इसमें तो मिला जुला के जो हमने सेवा यात्रा की है, इस सेवा यात्रा में आप सब मिला करके देखिए, कंप्यूटर परीक्षण केंद्र से लेकर फिजियोथेरेपी का भी हम दे देते हैं, स्वस्थ बनाना है उनको, तो वो भी हमारी तरफ से है। और जो भी है शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, ये मिला जो करके हम जो है 42,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जरूरतमंद बंदों सहित और विकलांग सहित। अच्छा, सभी आप 42,000 लोगों को अब तक मदद पहुंचा चुके हैं। जी जी, और आप किस तरह से आप योजना बनाते हैं, मतलब एक पूरे साल की रूपरेखा कि आप क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, किस किस तरह से करेंगे? क्योंकि आप देखा जाए तो 26 वर्ष हो गए आपको इस क्षेत्र में सक्रिय हुए, तो किस तरह से आप तैयारी करते हैं सबके लिए? देखो, सबसे पहले तो हमें ऐसा है कि जो हमने शिविर, स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, उन बच्चों को यहाँ पे जो हमारा हर्रा वाले में है जी, आर्टिफिशियल लैम्स, जी, उनको बुला करके हम उनका जो है, जितने भी बच्चे हम चयनित करते हैं, या 10 कर दिए हमने, 20 कर दिए हैं, तो उनकी तैयारी करके हम उसको साल भर में वितरण करते हैं। फिर जितने बच्चे हैं इनको हम साल भर में कृत्रिम अंग, बैसाखी, व्हील चेयर, एक साल भर में हमने इनको देना ही है, ये चीज़ हम सब उपलब्ध करा देते हैं। जी, और फिर किस तरह से, अगर कोई किसी को जिसके पास इसकी सुविधा नहीं थी और मान लीजिए किसी को एक कृत्रिम पैर मिल जाता है, तो एक जो भाव आता है, क्योंकि किसी की ज़रूरत को पूरी करना, फिर वो किस तरह से, अगर आप ऐसा कोई उदाहरण के ज़रिए कोई किस्सा हमसे साझा कर सकें कि किस तरह की स्थिति होती है, मनोस्थिति खास तौर पर किस तरह की होती है? जी हाँ, ये तो आपने एक बहुत ही उत्तम प्रश्न हमसे पूछा है। तो ये इतना होता है कि एक राघव गौड़ है, 12 वर्ष का बच्चा है, वो विद्यालय नहीं जा पाता था और उसका हमने जो है कृत्रिम अंग यानी पाँव लगाया जी, और पहले उसकी माँ या पिताजी उसको गोदी में उठा करके शिक्षण क्षेत्र में ले जाती थी, जो भी उसकी बेसिक स्कूल है, जो भी स्कूल है उसमें ले जाती। जब उसका पाँव लगा, और मैं स्वयं वहाँ पे रहता हूँ हर्रा वाले में, और देहरादून के हर्रा वाले की बात वहाँ पे, और मैं स्वयं रहता हूँ वहाँ पे जी, तो वहाँ पे जो भी कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं वो मैं वहाँ पे बैठा था। जब वो बच्चा चला और हंस रहा था, तो मैं तो स्वर्ग में चला गया था। मैं कहता हूँ मैंने स्वर्ग जीत लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, उसको तो हुई, तो आप बताइए जब मेरे को इतनी खुशी हुई तो राघव गौड़ को कैसी खुशी नहीं हुई होगी जी। उसी के साथ एक हरीश जी हैं जो कि अपने पौड़ी के गढ़वाल के रहने वाले हैं, अब देहरादून में रहते हैं। उनके पाँव नहीं है, पाँव हमने लगाया। तो उस आधार पे देखिए आपके उसके परिवार का पालन पोषण कैसा करेगा, बड़ी समस्या थी जी। तो जब हमने वो कृत्रिम अंग लगाया तो आज वो नौकरी कर रहे हैं और बहुत अच्छा चलते हैं। तो मन बहुत खुश होता है जी, बहुत खुश होता है कि हम ये अच्छा, क्या मैं तो कहता हूँ मैंने स्वर्ग जीत लिया
जी बिल्कुल, इस तरह से जो खुशी मिलती है जी, वो जी। सबसे बड़ी संतुष्टि है जी। शायद जीवन की, कि ये किसी और को जिसके पैर नहीं है उसको पैरों पर जी। खड़ा कर देना। और शायद इसीलिए आपको एसडीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित भी जी, किया गया, जी। क्योंकि सतत विकास के लक्ष्यों को अगर हासिल करने की हम बात करते हैं तो जब तक समाज के सभी वर्गों का विकास नहीं होता, किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। तो इस सम्मान के बारे में बताइए, किस तरह से आपको क्या महसूस हुआ जब आपको इसके लिए चुना गया? ये तो सर्वप्रथम मैं इस अवार्ड को उन दिव्यांग बच्चों को ही समर्पित करता हूँ जिनके हमारी संस्था कार्य कर रही है। जी। सच बड़ी बात है। दूसरी बात, राज्य सरकार का भी धन्यवाद। और ये जो हमें मिला है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिला है। जी। बड़ी प्रसन्नता होती है कि। और दूसरी बात ऐसा है कि इसमें उन बच्चों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, उनको सम्मान अपने साथ दिया जाए, क्योंकि जो हम चल सकते हैं वो उतना चल नहीं सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो उतना कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये जो पुरस्कार हुआ, इनकी एक बहुत बड़ी खुशी थी। जी, तो उनके लिए आप अपना पुरस्कार समर्पित कर रहे हैं। जी। और हम थोड़ा सा पहाड़ों की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, फिसल कर गिरने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, या जंगल में आग के दौरान कई बार लोग चोटिल हो जाते हैं, दुर्घटनाओं से की संभावनाएं, आशंकाएं कहेंगे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो और वहाँ पर काम कर रहे हैं आप, उन क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, तो पहाड़ों में चुनौतियाँ किस तरह की हैं अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, मैदानों से तुलना करें तो? देखो, पहाड़ों में तो ऐसा है कि एक तो जन्मजात दिव्यांग हो जाता है, जी, वो अलग है। अब कोई थोड़ा सा किसी में जल गया, गिर गया, तो इतना स्वास्थ्य की सुविधा तो है नहीं है। और उनके मन में पहले जो कि उनकी स्थिति भी इतनी नहीं कि वो एकदम से देहरादून ले आएँ या चंडीगढ़ ले जाएँ या कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएँ, तो वो अपना घरेलू उपाय पहले कर देते हैं, ये हमने देखा है। अच्छा। तो घरेलू उपाय करते हैं, तो घरेलू उपाय बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप कुछ कोई जड़ी लगा दी, बूटी लगा दी, उसके आधार पे जो है अब वो पाँव टेढ़ा हो गए या कुछ हो गया, देखो खराबी तो उसमें आई गई है। जी। तो ऐसे केस हमने जो है अपने जब स्वास्थ्य शिविर में लगाए, तो हमने इसमें जो है इन्हीं की हमने सर्जरी की, 250 हैं, इनकी हमने देहरादून में सर्जरी करी। वो सर्जरी बहुत कामयाब हुई। और ये इन डॉक्टरों का सहयोग जो दिल्ली से आए और जो देहरादून के हैं, उनके सहयोग से जो है ये हमने बड़ी। तो आप चिकित्सकों से किस तरह से संपर्क करते हैं, मतलब आपकी संस्था किस तरह से उनके साथ मिल करके फिर इस तरह की सर्जरी को करती है? चिकित्सा लोग तो स्वयं हमारा अच्छा सहयोग देते हैं, संपर्क हम मिलते हैं, जुलते हैं जी। इसमें ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। मैं बताना चाहता हूँ, ये मधुमैखुरी जी की बहन है जो आकाशवाणी दिल्ली में जी उच्च पद पे हैं जी। थे, और उनका सहयोग है। और उनके पति जो हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, और उनके माध्यम से दिल्ली के डॉक्टरों से हमारा संपर्क हुआ था। और आपके सामने क्या चुनौतियाँ किस तरह की आती हैं? मान लीजिए आपने देखा, आपने स्वास्थ्य शिविर लगाया, आपको लगा कि इस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है, इसको चिकित्सीय मदद की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, और परिवार वाला अगर तैयार नहीं होता, या क्या परिवार वाले तैयार होते हैं, मतलब किस तरह से आप फिर बात करते हैं घर वालों से? देखो, हम अभिभावक का रोल यहाँ पे सबसे बड़ा है। जी। यदि वो तैयार हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पर उनको यही तो हमारा जागरूकता अभियान है। उनको हम अपने कहते हैं कि हम इनका ऐसा होगा, फिर आपका बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छा चलेगा और स्वरोजगार, अपना रोजगार भी चलाएगा। और इस प्रकार से उनको हम जो समझाते हैं। ऐसी बात नहीं है, अब तो काफ़ी जागरूक लोग हो गए हैं। अब हमारी संस्था को 26 साल हो गए हैं और प्रचार प्रसार भी अच्छा आ जाते हैं, और कोई फ़ोन के माध्यम से, कोई किसी माध्यम से अब आ जाते हैं। इतनी दिक्कत अब नहीं है, जो शुरू में थी वो अब नहीं है। तो क्या फ़र्क, जैसे आप कह रहे हैं कि आप क्या फ़र्क देखते हैं जब आप सन 2000 में या 2005 में इस तरह के काम कर रहे थे और अब का जो समय है, किस तरह का बदलाव आया है समाज के भीतर? एक तो हम सुविधाओं की भी बात कर रहे हैं और दूसरा सोच की भी बात करें, अगर लोगों की सोच की भी बात करें, परिवार की सोच की भी बात करें, क्योंकि कई बार घर में अगर एक व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, विकलांग हो जाता है, जन्म से विकलांग होता है, तो सबको लगता है कि अब उसे निर्भर रहना पड़ेगा हमारे ऊपर, तो कई बार उसे कुछ पारिवारिक क्रूरता का भी कई बार सामना करना पड़ता है। तो इन सब से एक अब क्या, किस तरह का बदलाव देखते हैं आप? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, क्योंकि परिस्थिति भी बताती है परिवार की, और जब कोई परेशानी आती है तो फिर ऐसा होता है कि हर एक आदमी डरता है कि हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। पाँव में जो भी खर्चा लगता है,
जो भी लगता है, हाथ हो या पाँव हो, थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, तो वो हम निःशुल्क देते हैं। उनको कहते हैं कि ये हमारी तरफ से हम निःशुल्क लगा रहे हैं, तो एक बल तो उनको ये मिल जाता है। तब उनके आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था जितना हमारी संस्था कर सकती है वो हम पूर्ण करते हैं। और यदि कोई विद्यार्थी है पढ़ना चाहता है तो वो ये है कि हम उनको शिक्षा के क्षेत्र में बोलते हैं, तुम अपना पढ़ाई कीजिए और फिर हम आपको कंप्यूटर देंगे, आप इसको चलाए। और चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। विनोद नाम का एक लड़का है जो कि रुद्रप्रयाग में है, और उनकी पत्नी भी दिव्यांग है आँखों से, और वो अपना कंप्यूटर चला रहा है। उसने 5,000 बच्चों को प्रशिक्षण दे दिया है। क्या बात है। जी, तो बिल्कुल इसी तरह का हम कह रहे हैं कि जो एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर व्यक्ति खुद ही आगे निकल जाता है। और हम मानसिक सेहत की बात करें, क्योंकि कई बार जैसे आपने भी अपनी बातचीत में कहा कि हम उन्हें दया की दृष्टि से ना देखें, तो क्या आप यहाँ पर कोई भेदभाव देखते हैं कि ये जब कोई विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति हमारे सामने, तो हम उसे समानता का ही एहसास, उसकी दिव्यांगता हर समय एक मुद्दा ना हो, तो हम उसे एक समानता का एहसास दिला रहे हों? हाँ, सबसे पहले उसको है कि अपनी विकलांगता जो है उसे स्वीकार करनी पड़ेगी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और दया तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज में वो उस सामान्य व्यक्ति का मुकाबला कर रहा है। दया क्यों करें? क्योंकि वो यदि वो अपने कार्य क्षेत्र में भी है, सर्विस में, नौकरी में है, या शिक्षा के क्षेत्र में है, तो वह बच्चों को वो भी पढ़ा रहा है और सामान्य व्यक्ति भी पढ़ा रहा है, दोनों पढ़ा रहे हैं। और उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि इसमें दया कर सकते हैं? उसको तो हम सम्मान करेंगे यदि ऐसा कर रहा है। दया तो क्यों करेंगे हम उस पर? दया तो नाजुक बना देती है, कमज़ोर बना देती है। वो तो मुकाबला कर रहा है, वो तो वीर है, और वो जो है उस भले वो देर से पहुंच पा रहा है। अब तो हर एक चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रही हैं, और समय पे अपने जहाँ भी कार्य क्षेत्र है वहाँ कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा इतनी जल्दी नहीं हो सकता जो उनका मुकाबला है, पर मैं उनको दया तो नहीं करूँगा, पर उनको सम्मान दूंगा। और हम एक ये भी बात कहते हैं कि समाज में जो समावेशी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कि मान लीजिए हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, तो जो हमारा जो दिव्यांगजन है उनके अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब वो वहाँ आसानी से आ जा सकें, उनके लिए वहाँ पर सुविधाएं हों, क्या ये इन सारी चीज़ों पर अभी काम करने की आवश्यकता है आपको लगता है, ख़ासतौर पर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर? ये क्षेत्र ऐसा है कि ये तो सरकार का है, सरकार इसमें करे, और जो रेलवे स्टेशन है वो इसमें कार्य करे, उनकी रैक बनाइए, उनके लिए जहाँ तक उनको जाना है वहाँ तक उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हमारा स्वास्थ्य शिविर लगता है, यदि वो हमारे प्रचार प्रसार में उन्होंने सुन लिया है कि हाँ बैसाखी व्हील चेयर मिल रही है, तो हम उनको दे देते हैं, ये हम उनको सुविधा दे देते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में जो है वो तो सरकार का काम है कि वहाँ पे उनके लिए, क्योंकि आप जागरूकता से जुड़े विषय पर भी जागरूक हम जरूर करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है हमारा क्षेत्र कार्य तो करते हैं, लेकिन वो सरकार का है, उनको वहाँ पे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो उनका काम है। और अगर आपको सरकार को या समाज को सुझाव देना हो कि कुछ प्राथमिकताएं तय करनी हो कि अगर आप दिव्यांगजनों के हिसाब से हमारा एक समावेशी समाज हो, तो क्या सुझाव होंगे आपके? देखो, मेरे सुझाव तो ऐसा है कि सरकार संपूर्ण चीज़ दे रही है, सब चीज़ दे रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जी, सब कुछ है। अब हमने उनको कैसा चलाना है, और उन बच्चों को हमने मैंने अपने बच्चे को एक किसी विद्यालय में रख दिया और मैंने छोड़ दिया कि सरकार अपने आप देखिए, ये तो नहीं हो सकता है ना जी। क्योंकि उसमें हमें अभिभावक को जाना चाहिए और समाज को भी देखना चाहिए कि उनका सहपाठी उनके साथ कैसा कर रहा है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, ये हमें देखना चाहिए, ताकि ये नहीं कि एकदम से सरकार पे ही नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार की योजना तो हर एक चीज़ में है, लेकिन हमारा भी उसमें वो होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। तो किस तरह से हम क्या स्कूल में बच्चों को हम मोबिलाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह से व्यवहार करना है और एक व्यवहार के जरिए में किस तरह का बदलाव लाना है, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है, और सबको इसमें आवश्यकता है, समाज को भी है, माता पिता को भी है, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें जो है आवश्यकता है कि इनके साथ हमें इनका मनोबल, इनको आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको कैसा बढ़ाना है,
और इनके अंदर कोई हताशी निराशा ना हो। और ये जो ऐसा भी नहीं कि हम उनके ऊपर इतना भार डालें कि मतलब वो जो है क्रोध में हो गए या किसी चीज़ में आ गए। हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये प्रक्रिया सबके अंदर है। तो लेकिन हमें ज्ञान है कि ये बच्चा थोड़ा क्रोधी है, तो उसके साथ हमें वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसको जागरूकता लानी चाहिए कि इस चीज़ से ऐसा होता है, इससे आप आगे बढ़ेंगे, इस पढ़ाई से ऐसा होता है, आप ये बनेंगे, तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, और आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं, आप क्या कुछ और है जो इस काम में आप शामिल करना चाहते हैं, जिसको लगता है कि आपको इस पर काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र की बात करें हम, तो वहाँ के लिहाज से? मेरा कहना है यही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य का अभाव सबसे बड़ा है जी, और शिक्षा का भी। अभी हालांकि शिक्षा विद्यालय बहुत जगह हैं, कुछ दूर हैं, कुछ नज़दीक हैं। स्वास्थ्य की भी जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, वो भी काफ़ी दूर हैं। तो वहाँ तक जो है जितने भी समाज सेवी हम हैं, जो भी हैं, प्रयास करना चाहिए कि हम उनको अधिक से अधिक वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में वहाँ जागरूकता करके और कर सकते हैं सेवा। ऐसे कोई नहीं है, अच्छी से हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपने मधु मैखुरी जी का भी उदाहरण दिया कि किस तरह से वो बदलाव लेकर आई। तो इस तरह से अगर हम कहें कि लड़कियों की स्थिति खास तौर पर आप किस तरह से देखते हैं, क्या उनके लिए अलग से विशेष मोटिवेशन की या जागरूकता की आवश्यकता आपको लगती है? देखो, लड़की तो बड़ी चतुर होती है। अच्छा। वैसा भी जो है, हाँ। हालांकि मान लिया वो भी दिव्यांग है, हाँ। वो पढ़ने में भी अच्छी है, तो उसकी फीस भी हम दे देते हैं। वो जो कोई कुछ करना चाहती है, कोई कोर्स करना चाहती है, तो वहाँ हम फीस उसकी दे देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं, भेदभाव नहीं है, भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो मतलब उनको आपसे संपर्क करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के ज़रिए भी जो दर्शक हमारे सुन रहे होंगे, अगर वो इनमें से किसी को भी ज़रूरत हो तो आपसे संपर्क किया जा सकता है। आपकी संस्था से, जो देहरादून में है, गोकुल संस्था, इनसे संपर्क किया जा सकता है और सहायता ली जा सकती है। और इसके साथ ही आपको लगता है कि जब एक व्यक्ति आप तक पहुंचता है, आपके पास फ़ोन आते हैं कि हमें इस तरह से मदद की दरकार है, तो आप किस तरह से आप उनको अप्रोच करते हैं, किस तरह से संभालते हैं और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? क्योंकि प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, मुझे लगता है यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, उनको जब वो हमारे पास आते हैं तो अधिकतर कोई निराश होता है। तो ये ऐसा नहीं कि हम उसके लिए बोलते हैं कि जो अभी आपकी आवश्यकता है, जो हमारी संस्था कर सकती है, वो हम आपको पूरा उपलब्ध करा देंगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो हम शिक्षा के लिए आपको फीस देंगे, और यदि कोई दिव्यांग है तो उसको हम बैसाखी व्हीलचेयर जो भी देना है, जो मैं कह चुका हूँ, ये दे देंगे। आपकी दवाई की आवश्यकता है तो हम दवाई भी दे देंगे। स्वास्थ्य से संबंधित है तो उसको भी दे देंगे। तो ये हम सब चीज़ जितना हमसे हो सकता है उतना हम ये कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी तक कितने लोगों तक पहुंच चुके हैं इस अपने 20-25 वर्षों के सफ़र में? हाँ, अभी पहले भी मैंने जिक्र किया था कि हम सब चीज़ मिला करके जो है ज़रूरतमंद से लेकर के और दिव्यांग से लेकर के 42,000 तक हम पहुंच गए हैं पहले सर हम। जी, और आज जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं, आपके परिवार की किस तरह की प्रतिक्रिया होती है? वो क्या कुछ कहते हैं आपको? देखो, परिवार तो इसमें ऐसा है कि परिवार तो खुश होता है जी कि एक सेवा कर रहे हैं। यदि इससे बड़ी चीज़ क्या आवश्यकता है? परिवार का सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो हमारा जो परिवार, मेरा जो परिवार है, पूरा सपोर्ट देता है। मैं समय भी देता हूँ और अपना भी कार्य करता हूँ, लेकिन मेरा परिवार खुश है, प्रसन्नचित है और बिल्कुल सपोर्ट देते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। और आपको लगता है कि समाज बदला है? अब ये जो सम्मान की बात हम कर रहे हैं, ये दिया जा रहा है या अभी भी अपेक्षित है? अभी भी लोगों को अपने पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जब उनसे कोई दिव्यांग व्यक्ति मिले तो उसको बराबरी के भाव के साथ बातचीत करें? नहीं, अब तो काफ़ी परिवर्तन है, पिछले के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और अब अच्छी सर्विस में भी है जी, अच्छे नौकरी में भी है, ऑफिसर भी हैं। ऐसे बात नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं जो ऑफिसर बन गए हैं। तो अब स्वयं बच्चे अच्छी स्थिति में हैं। तो अब इतना नहीं है जितना थोड़ा पहले था
हर एक चीज़ का अभाव था, जी बिल्कुल। आज उनके पास तो जब कोई एक व्यक्ति अधिकारी बन जाता है, किसी अच्छी पोजीशन में आ जा सकता है, अच्छा काम कर रहा होता है, तो अपने आप एक मॉडल बन जाता है। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे साथ ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो नेक कार्य कर रहे हैं, आप निरंतर इसे करते रहें और इस तरह ही आगे बढ़ते रहें। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मोहन जगूड़ी जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसे सक्षम बनाकर, उसे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाकर, उसे समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर आप खुद ही समाज में बदलाव लेकर आते हों और एक बेहतर, संवेदनशील, समावेशी समाज का निर्माण करते हैं। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।